देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीनशॉट। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मशीन आवर रेट कैसे निकालना है वो पढ़ रहे थे, क्योंकि इसे हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये तीन तरीके से निकल सकता है। डायरेक्ट मशीन आवर रेट निकल सकता है, सिंपल, कॉम्प्रिहेंसिव, जैसा हमें क्वेश्चन में बोलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा मशीन आवर रेट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था उसमें शायद हम लोग का सिंपल मशीन आवर ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोल के रखा था, शायद, मुझे जितना लग रहा है, याद नहीं आ रहा। देखते क्वेश्चन अगर कुछ बोल रखेगा देन क्वेश्चन फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे इलास्ट्रेशन 7 वाला करेंगे। ये मैंने बोला भी था, होमवर्क एक बार देखने के लिए करके देख सकते हैं। इलास्ट्रेशन 7, इलास्ट्रेशन 7 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 और 6, ये तीन चीज पहले करना पड़ेगा। ये तीनों ही हमारे मशीन्स के ऊपर बेस्ड है। अब देखते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन है, काफी बड़ा, ठीक है, काफी मतलब हमें ध्यान से पढ़ना है और डेटा थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर बोला है, ए मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। ठीक है, मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है? तो बेसिक वाला अगर याद है, तुम लोग को देखो याद होना चाहिए। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या था? जिस चीज का भी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे उसे कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्या है? मशीन शॉप। मशीन शॉप मतलब जहां पर मशीन्स होता है, तो जहां मशीन्स लगे हुए हैं वहां पर मशीन्स का खर्चा क्या हो रहा है उसको निकालना है, इसीलिए बोला गया है मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर। जहां पर 3 मशीन्स है, ठीक है, और तीनों का कैपेसिटी इक्वल है। टू ऑपरेट दीज 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये 3 मशीन है, ये पूरा मशीन शॉप है। तो ये के लिए हमें बोल रहा है कि 9 ऑपरेटर चाहिए, और 3 मशीन 9 ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड, और बोल रहा है 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन। तो यहाँ 3 ऑपरेटर काम करेगा, यहाँ 3 ऑपरेटर चाहिए, ठीक है, इस मशीन के लिए, और इस मशीन के लिए 3 ऑपरेटर चाहिए। तो बोलो, जैसे ही हमें ऑपरेटर का बात बोल दिया है क्वेश्चन में, तो हमें कौन सा मशीन आवर रेट निकालना चाहिए? डायरेक्ट, सिंपल या कॉम्प्रिहेंसिव? अपने कॉपी में देख के ही बता दो। कॉपी में देखने से तो ज्यादा से ज्यादा हमें 2 सेकंड लग सकता है, जहाँ लिखा हुआ है वहां देखने से ही पता चलेगा। कोई तो बोल रहा है। कहाँ देखना है वो नहीं पता। यहाँ देखना है, यहाँ, यहाँ देख के बताना है। अगर ऑपरेटर है तो फिर हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, बोलो, बता दिया था तो लास्ट दिन। यहाँ से देख के बताना। चलो, अपने कॉपी में नहीं लिखा होगा, नहीं लिखे होगा तो फंसोगे। देखो यहाँ से देख के ही बता दो, बोलो। बोलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? बोलो, क्यों तो बोलो। आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो। हेलो। हाँ, तो यहाँ से देख के तुम लोग कोई भी इतने जन में ये नहीं बता सकते हो कि अगर ऑपरेटर वेजेस बोला है तो कौन सा निकालना पड़ेगा? ये तो यहाँ लिखा हुआ है, बोलो। मैम कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, ये तो लिखा हुआ है ऑपरेटर वेजेस। पता नहीं इसमें क्या सोच रहे हो तुम लोग, मुझे नहीं पता। मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि अभी तक नहीं बताने का रीजन क्या है। पता नहीं, सब कुछ तो एक रीजन होना चाहिए। हम ये दिखा रहे हैं, यहाँ सर्कल कर रहे, सब कर रहे, फिर भी कोई मुझे कोई आंसर कुछ भी नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नहीं सुना पहले मैम। क्वेश्चन नहीं सुनी थे, ठीक है, सर।
तो यहाँ पर 3 ऑपरेटर है ईच मशीन पे, ठीक है। अब ऑपरेटर आर पे 20 पर आवर, तो ऑपरेटर, हर एक ऑपरेटर को कैसे दिया जाएगा, 1 आवर काम करने पे 20 रुपीज दिया जाएगा हर एक ऑपरेटर पे। द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन ए वीक, ठीक है। तो एक हफ्ते में फैक्ट्री में 48 आवर्स काम होता है, विच इंक्लूड्स 4 आवर्स सेटअप टाइम। लेकिन ये 48 आवर्स में से 4 घंटा मशीन सेटअप करने का लग जाता है, मतलब ये आइडल टाइम हो गया, क्योंकि जब मशीन सेटअप का काम चलेगा तब प्रोडक्शन का काम बंद होगा, क्योंकि मशीन सेटअप मतलब क्या, मशीन को रेडी कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। तो जब मशीन सेटअप का काम चलेगा तो प्रोडक्शन का काम बंद रहेगा, तो ये आइडल टाइम होगा। इसका भी मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि जब तक हमें ना बोल दे तो ये जो नॉर्मल आइडल टाइम है, यानी कि सेटअप का खर्चा, ये सब अनप्रोडक्टिव टाइम माना जाएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखवा दिया था ना, ये देखो नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब सेटअप, रूटीन सर्विस। और ये देखो लिखवाया हो नहीं लिखवाया, हम लोग कॉमन सेंस से भी तो बोल सकते हैं। अगर मशीन को रेडी किया जा रहा है कि अब मशीन चलाने के लिए जो भी जरूरत है रेडी किया जा रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन का काम तो ऑब्वियसली क्या होगा, बंद ही होगा ना, प्रोडक्शन थोड़ी ना हो सकता। तो ये आइडल टाइम हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पर द वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर, काम जो है वो ऑपरेटर के साथ मिलजुल के होता है। द ऑपरेटर आर पेड फुल्ली फॉर 48 आवर्स, लेकिन ऑपरेटर को 48 आवर्स का ही पेमेंट करेंगे। तो ऑपरेटर को कैसे मिलता है, 1 घंटे का 20 रुपया, तो 48 आवर्स का कितना मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है कि भले ही 48 आवर्स जो है एक हफ्ते में काम होता है, जिसमें 4 घंटा सेटअप का काम चलता है। अब देखो सेटअप का काम रोज ही चलेगा, रोज ही मशीन सेटअप होगा, 4 घंटा उसमें लगेगा। तो फिर ऑपरेटर को क्या हम लोग सिर्फ मतलब 44 आवर्स के लिए पे करेंगे, 48 आवर्स के लिए पे करना पड़ेगा। वो जब तक सर्विस देंगे तब तक। अब मशीन का सेटअप का काम चलता है, इसमें ऑपरेटर का क्या गलती है, वो अपना पैसा क्यों कम दे, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लेबर में पढ़ा था ना कि लेबर अगर टिफिन कर रहा है, ठीक है, लेबर अगर थोड़ा रेस्ट कर रहा है, तो क्या उसका पैसा काट लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे सेटअप का काम जो ऑपरेटर कर रहा है, तो 4 घंटे प्रोडक्शन का काम बंद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेटर का 4 घंटे का पैसा हम लोग डिडक्ट कर लेंगे, उसे अपना 48 आवर्स का ही पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है इन एडिशन दे आर पेड ए बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। अच्छा, ऑपरेटर को नॉर्मल जो वेजेस मिलता है वो तो मिलेगा, और उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम के ऊपर 10% बोनस मिलेगा। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड, ठीक है। तो कॉस्ट को कैसे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मशीन चलाने का क्या खर्चा है, उसको रिपोर्ट कैसे करेगा कंपनी को, मतलब जो मेन है, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट में है, उनको बताना पड़ेगा ना कि मशीन चलाने का इतना खर्चा है। तो कैसे रिपोर्टिंग होता है, जैसे 1 महीने बाद बाद होता है या 5 दिन बाद बाद होता है, तो वही चीज बोला है 13 4 वीकली पीरियड, ठीक है। तो देखो 13 मतलब 13 बार 4 वीकली पीरियड, यानी पूरे 1 साल का बाद बोल रहा है कि क्योंकि 13 अगर 4 वीक पीरियड है, तो इसका मतलब कितना सारा वीक होता है, 52। और 52 वीक का मतलब एक एक साल होता है ना, 52 वीक यानी कि 1 ईयर हम लोग ऐसे मानते हैं। ये देखो, तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो 13 टाइम्स ऐसे निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर 4 वीक पीरियड में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, तो पूरे साल भर में हम लोग 13 टाइम ही रिपोर्टिंग करेंगे। उसको इस तरीके से लैंग्वेज में बताया है कि अगर 4 वीकली पीरियड मतलब 4 हफ्ते में अगर रिपोर्टिंग होता है तो 13 बार होगा, क्योंकि पूरे साल भर में 52 हफ्ते होते हैं, ठीक है, 52 वीक होता है। तो इसका मतलब अगर 4 वीकली पीरियड में अगर हम लोग बताते हैं, मतलब 4 वीकली पीरियड मतलब लगभग 1 मंथ ना, वैसे 1 मंथ से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि 4 वीक का मतलब कितना हो जाएगा, 28 डेज। लेकिन हर मंथ तो हमारा 28 डेज होता नहीं है, तो इसीलिए देखो ये 13 टाइम लिख रहा है। तो जो भी हो, यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि पूरे साल भर में हम लोग 13 बार रिपोर्टिंग करेंगे, मशीन चलने का क्या खर्चा है उसे। 13 बार क्यों करें, क्योंकि हम लोग 4 वीकली पीरियड के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करने वाले हैं। The company, for the purpose of computing machine hour rate, includes the direct wages of the operator and also recoups the factory overhead allocated to the machine। बोल रहा है कि कंपनी जब कैलकुलेट करेगा मशीन आवर रेट, तो उसमें इंक्लूड करेगा डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर, मतलब ये वाला चीज, ये देखो
हम ऐसे ही थोड़ी ना पूछ रहे थे, जरूरत है तभी तो लिखवाया भी। ये देखो, डायरेक्ट ऑपरेटर का वेजेस इंक्लूड करेगा कंपनी जब मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेगा, और उसके साथ साथ बोल रहा है ऑल्सो रिकूप्स द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन, ठीक है, और उसके साथ साथ फैक्ट्री ओवरहेड को भी ऐड करेगा। मतलब सीधा बात है, ये डायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड, यानी टोटल ओवरहेड और ऑपरेटर वेजेस, तीनों चीज को लेगा, तो हमें कंप्रीहेंसिव निकालने के लिए बोला होगा। अब हो सकता है कि क्वेश्चन के एंड में ऐसा ये लैंग्वेज यूज ना किया हो कि कंप्रीहेंसिव निकालना है, लेकिन हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर क्वेश्चन हमें कंप्रीहेंसिव बोल रहा है, कब बोलेगा नहीं बोलेगा, तो मैंने यहाँ बताया था तो इसलिए पूछ लिया। फिर बोल रहा है द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड का डिटेल्स, क्योंकि ऊपर तो मैक्सिमम डिटेल्स हमें ऑपरेटर के बारे में ही दे रखा था कि ऑपरेटर को कितना पेमेंट करेंगे, कौन कितने ऑपरेटर एक एक मशीन पे लगते हैं, ठीक है, ये सब बोला हुआ था। तो अभी देखो हम लोगों ने यहाँ तक का जो पैरा कंप्लीट किया, यहाँ से लेके अगर हम लोग देखें यहाँ तक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक मशीन शॉप है जहां पर टोटल 3 मशीन्स लगे हुए हैं, तीनों का कैपेसिटी बराबर है, और 3 मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक एक मशीन पे 3 3 करके ऑपरेटर, टोटल 9 ऑपरेटर अवेलेबल है। ऑपरेटर को दिया जाता है 1 घंटे काम करने का 20 रुपए। और जो फैक्ट्री में काम होता है उसमें कैसे काम होता है, एक हफ्ते में 48 आवर्स काम होता है, और 4 आवर्स करके सेटअप टाइम होता है उसमें। मतलब एक हफ्ते में 48 आवर्स वर्क होता है, बट 48 आवर्स में 4 आवर्स जो है वो सेटअप टाइम है, ठीक है। अब बोल रहा है ऑपरेटर सब मिलजुल के काम करते हैं, ऑपरेटर को जो है पेमेंट 48 आवर्स का ही पे किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि सेटअप के लिए पैसा काट लिया जाएगा। दूसरा है कि उनको बोनस पे किया जाता है प्रोडक्टिव टाइम का 10%, ठीक है। और फिर बोल रहा है हमें कैसे कॉस्ट को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया, पूरे साल भर में 13 टाइम्स, यानी 4 वीकली पीरियड के गैप में। फिर कंपनी बोल रहा है यहाँ पर कंपनी अपना मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट करेगा, डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड करेगा, मतलब ऑपरेटर वेजेस के साथ साथ डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर एंड ऑल्सो बाकी सब फैक्ट्री का ओवरहेड, सारा चीज को एड ऑन करके अपना मशीन आवर रेट निकालने वाला है। अब नीचे बोला था कि क्या क्या हम लोगों का ओवरहेड्स है, तो ओवरहेड में बोल रखा है डेप्रीशिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, मतलब एसएलएम मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मशीन का बता दिया है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक पर मशीन इज 60 रुपीज, ठीक है। तो मेंटेनेंस का खर्चा वीकली दिया हुआ है 60 रुपीज, और ये जो डेटा दिया हुआ है इससे जब हम लोग डेप्रीशिएशन निकालेंगे तो 1 साल का निकलेगा, क्योंकि 10% पर एनम है तो इस पे लगाएंगे तो हमें 1 साल का मिलेगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक, ये भी पर वीक दिया हुआ है कि कंज्यूमेबल्स पे कितना खर्चा है, एक मशीन पे कितना खर्चा है, ठीक है, पर मशीन एक एक मशीन पे दे रखा है, ये भी एक मशीन का बता रखा है ईच मशीन। पावर कंजम्पशन बोला है 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट, मतलब एक मशीन, ठीक है, जब चलता है तो 1 घंटे में 20 यूनिट जो है पावर कंजम्पशन होता है, और 1 यूनिट पावर कंजम होने पे 80 पैसे का बिल आएगा। नो पावर इज यूज ड्यूरिंग सेटअप आवर, सेटअप में कोई पावर का यूज होता नहीं है। अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, अब कॉस्ट सेंटर में क्या क्या हमें अपोर्शन करना है, मतलब हमें पर्टिकुलर मशीन के लिए नहीं बोल रखा है, पूरे मशीन शॉप के लिए बोलेगा, हमें अलग अलग मशीन पे दिखाना पड़ेगा। जैसे रेंट पर एनम, ठीक है, मतलब ये पूरे मशीन शॉप का, क्योंकि अपोर्शन करने बोला ना टू द कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर के अंदर तो 3 मशीन लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो पूरे कॉस्ट सेंटर का रेंट। हीट एंड लाइट पर एनम, पूरे साल भर का हीट है। अब ये देखो पर एनम दिया हुआ, ऊपर जो खर्चा था पर वीक दिया हुआ था, 4 मैन सैलरी पर एनम एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम, तो ये सारे खर्चे ईयरली दिए हुए, और ये सारे खर्चे दिए हुए हमें पर वीक का, ठीक है, जो भी मैंने अभी पढ़ा लग रहा है, जिसमें पावर तो कुछ वीकली बेसिस नहीं दिया, पावर तो यूनिट बेसिस पे दे रखा है, तो हमें अपने हिसाब से चेंजेस करना पड़ेगा, किसी भी एक बेसिस पे आना पड़ेगा क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर 4 वीक पीरियड, तो बोल रहा है कि हमें किस चीज का कैलकुलेशन करके देना है कि मशीन चलने का खर्चा कितना है, एक मशीन का, ठीक है, एक मशीन चलने का खर्चा कितना है फॉर 4 वीक पीरियड, ठीक है। 4 वीक पीरियड में मतलब 4 हफ्ते में मशीन चलने का खर्चा क्या है, ये हमें निकाल के देने के लिए बोला है, ठीक है। तो काफी सारा चीज हमें सोच समझ के ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वीकली दिया हुआ है, कुछ ईयरली दिया हुआ है, कुछ एक मशीन के ऊपर दिया हुआ है, कुछ 3 मशीन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं।
computation of cost of running one machine for a 4-week period. Particulars यहाँ पर एनम लिख लेते हैं क्योंकि काफी सारा डेटा पर एनम में है, और एक 4 वीक लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पर एनम करें या पर मंथ करें, जो भी करें, मुझे तो ओवरऑल 4 वीक में निकाल के देखना ही है, क्योंकि मुझे तो 4 वीक के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन बोल दिया है, तो मुझे सारे खर्चे 4 वीक के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम डेटा जो है ईयरली वाला है, तो हम ईयरली वाला डेटा ईयरली कॉलम में लिख के फिर उसे वीकली ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं यहाँ पर खर्चे को हमें क्या करना है, फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करना था। तो यहाँ पर आ जाएगा पहले फिक्स और स्टैंडिंग चार्जेस। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। फिक्स्ड और स्टैंडिंग चार्जेस और एक हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। फिक्स्ड में काफी सारा पॉइंट है, तो थोड़ा एक ज्यादा ही जगह रखो। तो मेरा यहाँ पेज खत्म है, मेरे ये यहाँ पर जितना जगह है उस पे हो जाएगा। और वेरिएबल पे देखते हैं। वेरिएबल और रनिंग। तो वेरिएबल खर्चा कैसे चूज करना था, वेरिएबल खर्चा इस तरीके से चूज करना था कि मशीन चलने पे ये खर्चा होगा, अगर मशीन नहीं चलेगा तो ये खर्चा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या खर्चा है हम लोग के पास अवेलेबल। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ना काफी सारा खर्चा हमें ईयरली दे रखा था, ठीक है। इसी वजह से मैंने एक ईयर का कॉलम लिया। पहले ये देख लेते, तो रेंट क्या होगा, फिक्स्ड या वेरिएबल, बोलो। फिक्स्ड। फिक्स। हाँ, फिक्स्ड हो जाएगा। तो रेंट यहाँ पर लिख देते हैं। रेंट का खर्चा है पर एनम 5400 बोल रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर हीट एंड लाइट पर एनम। तो मैंने लास्ट दिन भी लाइटिंग के बारे में तुम लोग को बोला था कि लाइट अगर बोले तो फिर वो फिक्स लेना है, अगर हमें पावर इलेक्ट्रिसिटी बोले तो हम लोग वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो हीट एंड लाइट ये हम लोग फिक्स लेंगे। बाकी अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम लोग वेरिएबल भी तो ले सकते हैं, हाँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम लोग अगर लगता है कि वेरिएबल भी हो सकता है, कोई चीज कर सकते हो, बट अगर लाइट का बात मैंने जो समझाया था उसके हिसाब से अगर हम लोग चले तो लाइट, हाँ, अगर लाइट लैंग्वेज हमारा इंक्लूडेड है तो उसे हम लोग फिक्स्ड मान लेंगे। अच्छा, फिर हीट एंड लाइट के बाद फोरमैन सैलरी। तो सैलरी क्या होगा, फिक्स्ड होता है। अच्छा, सैलरी के बाद यहाँ पर अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर एनम, ठीक है। अब ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अब इसको तुम लोग वेरिएबल दो या फिक्स दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें बोला ही नहीं कि खर्चा किस तरीके का है। अलग मतलब काफी सारा खर्चा मिला के कुछ एक होता है, तुम लोग बोलते हैं हाँ ये सब छोटा मोटा खर्चा मिला के मिसलेनियस। तो अब इसको, ये छोटा मोटा खर्चा था कैसा, वेरिएबल था कि फिक्स था, इसका हमें कुछ नहीं पता, तो हम लोग इसको फिक्स्ड भी रख सकते, वेरिएबल भी रख सकते, जो ठीक लगे। तो फिलहाल हम इसको फिक्स्ड रख देते, ठीक है। इसमें अगर तुम लोग वेरिएबल रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट दिन भी बताया था हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर रेंट को कोई वेरिएबल कर दिया तब नंबर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को अगर कोई बोलेगा कि हम वेरिएबल में लिखेंगे, लिख सकते, क्योंकि इसके बारे में तो हमारे पास कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि ये कैसा खर्चा था जो कि वेरिएबल होगा कि फिक्स्ड होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या फिक्स्ड खर्चा इसमें से हो सकता है, डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन लिखते हैं क्योंकि ये एसएलएम मेथड से। तो डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, अच्छा,
अब मुझे एक चीज बोलो, यहाँ पर जो खर्चा दिख रहा है, ये जो अभी मैंने ये जितना खर्चा लिखा, अगर तुम लोग बताना चाहते हो तो देखो, ये जो खर्चा मैंने लिखा, ये जितने भी खर्चे मैंने लिखे, ये कितने मशीन के हैं? एक, मतलब एक मशीन का लिखा, दो मशीन का लिखा, तीन मशीन का लिखा। ये बोला था कॉस्ट सेंटर का खर्चा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था। तो ये जो भी मैंने लाइन बाय लाइन ये कुछ खर्चा लिखा, ये हम लोग का कितने सारे मशीन का खर्चा लिखा होगा? कॉस्ट सेंटर का खर्चा है, तो सॉरी, मशीन शॉप के अंदर, हाँ मशीन शॉप जो कि हमारा कॉस्ट सेंटर है, उसका खर्चा है। तो मुझे बताओ ये कितने सारे मशीन्स का खर्चा है? मैंने अभी ड्रॉ करके भी तो दिखाया था, ये रहा मशीन शॉप, जिसके अंदर तीन मशीन लगे हुए हैं, ठीक है। मशीन शॉप मेरा कॉस्ट सेंटर है। तो देखो, ये सब अगर तुम लोग प्रीवियस वाला नहीं पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि हमें कॉस्ट सेंटर में ये खर्चे एपोर्शन करने हैं, ठीक है, एपोर्शन करने कॉस्ट सेंटर के अंदर। तो कॉस्ट सेंटर के अंदर कितने सारे मशीन लगे हुए हैं, ये तो मुझे यहाँ पर भी बताया गया है ना, क्वेश्चन में भी तो बताया गया है। तो क्या बताना चाहोगे तुम लोग कि ये कितने मशीन का खर्चा है? मैंने सब दिखा दिया। हाँ बोलो। 3 मशीन। 3 मशीन, वही हम पूछ रहे हैं। मैंने सारा चीज दिखा दिया, आंसर देने लायक मैंने रेडी कर दिया है कि क्या देखने से बोल सकते हो, ठीक है। तुम लोग देख नहीं रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग देखो, दिखा रहे हो। अब देखो, बोलना नहीं बोलना तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। ये हो गया, ठीक है। अब ये मेरा हो गया 3 मशीन का खर्चा। लेकिन ये देखो, ये जो डेप्रिसिएशन दिखा दिया हुआ है, ये खर्चा जब हम लिखने जाएंगे फिक्स्ड में, तो बोलो ये एक मशीन का है कि 3 मशीन का है? जब हम लोग 52,000 के ऊपर 10% लगा के डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो ये एक मशीन का निकलेगा कि 3 मशीन का निकलेगा? एक मशीन। एक, ये एक एक ईच दिया हुआ, करके, ठीक है, हाँ एक 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 करके। एक एक करके निकलेगा। तो अब ये 3 मशीन का खर्चा है। अब इसके बाद अगर हम एक मशीन का लिखेंगे तो इम्बैलेंस होगा ना, तो मुझे उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, बैलेंस करने का मतलब कुछ नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे सारे खर्चे को एक मशीन पे ही निकालना है, ठीक है। तो जो एक मशीन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तो वही चाहिए ना। देखो, मैच करना पड़ेगा बातों को। एक मशीन के लिए जो निकालना है, मुझे बोल दिया क्वेश्चन, मुझे पर मशीन का ही खर्चा निकालना है, तो ये 3 मशीन को मुझे एक मशीन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसका खर्चा हम कैसे निकालेंगे? तो ये अगर मेरा 3 मशीन का खर्चा है, तो एक एक मशीन का खर्चा कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो ये टोटल करके डिवाइडेड बाय क्या करने से निकल जाएगा? 3, ठीक है। तो इसका एक बार टोटल लगाओ, फिर डिप्रिशिएशन निकालेंगे। $46,080। 46,080, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया टोटल expenses for 3 मशीन। तो टोटल नहीं लिखते, सिर्फ एक्सपेंस लिखते, क्योंकि अभी भी टोटल तो बाकी है हमारा। तो एक्सपेंसेस फॉर ईच मशीन कितना होगा, ये जो भी खर्चा हम लोगों ने लिया, तो डिवाइडेड बाय 3 करने पे हम लोग का कितना आ जाएगा? 15,360। हाँ, 15,360, ये एक एक मशीन का निकल गया। अब आगे का डेटा जो लिखेंगे हमारे लिए ऐड करने में आसान है। अच्छा, इसके बाद बोला था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन हो जाएगा 52,000 का 10%। तो ये भी एक साल का निकलेगा, एक ही मशीन का है, तो इसके नीचे आराम से लिख सकते हैं 5,200, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर वीक। अब ये आगे का जो भी खर्चा था ना, ये एटलीस्ट ये दोनों पर वीक के अकॉर्डिंग दे दिया, ये पर वीक दिया है, ये पर वीक दिया है, ठीक है। तो हम लोग वीक वाले कॉलम में इसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के बाद हमारा कंज्यूमेबल्स है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, ठीक है। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स मैंने लास्ट दिन भी बोला था, इसको हम लोग वेरिएबल में भी दिखा सकते हैं, इसको हम लोग फिक्स्ड में भी दिखा सकते हैं कि हमारा मेंटेनेंस रिपेयर का खर्चा इतना है। तो ठीक है, इसको ना हम वेरिएबल में दिखा देते हैं।
लास्ट दिन मैंने इसको शायद फिक्स्ड में दिखाया था, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, नहीं लास्ट क्लास में ऐसा कोई पॉइंट आया नहीं था। तो मेंटेनेंस और जो रिपेयर है ना, तो मशीन के मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मशीन चले या ना चले उसके ऊपर मेरा रिपेयर, अगर ज्यादा मशीन चलेगा तो ज्यादा मेंटेनेंस रिपेयर का खर्चा होगा, अदरवाइज कम होगा ना। ठीक है, तो हम इसको वेरिएबल में देंगे। बहुत से लोग इसे फिक्स्ड में भी देते हैं, ये मानते हुए कि फिक्स्ड हमारा इतना खर्चा है, लेकिन नॉर्मली ये वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स में वीक में बोला है एक मशीन का 60 रुपीज, ठीक है। तो हमें तो एक ही मशीन का निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें 4 वीक का निकालने बोला था, देख लो हमें 4 वीक का निकालने बोला था। ये देखो 4 वीक पीरियड, ठीक है। अब अब देखो कितना होना चाहिए, फिर मेरा यहाँ पर एक पर एनम का कॉलम है, यहाँ पर एक कितने, यहाँ पर एक कॉलम है 4 वीक का, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे 4 वीक पीरियड का एक मशीन का निकालने बोला, ये मुझे हमेशा याद रखना है। तो ये जो 60 रुपीज है ये 1 वीक का है, तो 4 वीक का कितना हो जाएगा? 1 वीक का है 240. एक मशीन का, हाँ। तो फिर ये कौन से कॉलम में लिखेंगे? इधर वाले कॉलम में, ठीक है, डायरेक्टली लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मशीन का 60 रुपीज है एक हफ्ते का, तो मुझे 4 हफ्ते का निकालना है, एक मशीन का तो निकल गया, ठीक है। फिर बोला है कंज्यूमेबल्स, तो कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन होगा तब जरूरत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक पर मशीन आर 75, तो कंज्यूमेबल्स भी हम लोग का क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स, अच्छा कितना लिखना पड़ेगा? पर वीक पर मशीन 75, एक मशीन का तो मिल गया 75, लेकिन एक हफ्ते का मिला है, तो बोलो कितना लिखना पड़ेगा? 300. हाँ, तो 75 इंटू 4, ये 300 लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद कंज्यूमेबल्स के बाद था पावर, ठीक है। तो पावर जो है ये हम लोग का वेरिएबल होगा, पावर कंजम्पशन तो मशीन चलने पे होगा, नहीं चलेगा तो नहीं होगा। अब पावर का पढ़ के देखो क्या बोल रहा है, 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन, एक मशीन पे जो है 1 घंटे पे 20 यूनिट का पावर कंजम्पशन होता है, तो एक मशीन का पता चल गया 1 घंटे का पावर कंजम्पशन, ठीक है। और एक यूनिट, सॉरी एक, हाँ एक यूनिट पावर कंज्यूम होने पे 80 पैसे का खर्चा होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो हम पहले लिखते हैं, समझाते हैं फिर। पावर यहाँ पर लिख दिया मैंने पावर, ठीक है। अब इसका खर्चा हम लोग कैसे लिखेंगे? हमें हमेशा एक मशीन का 4 हफ्ते का लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 20 यूनिट अगर 1 घंटे में यूज होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 घंटे में अगर 20 यूनिट यूज होता है, ठीक है, तो एक यूनिट का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 घंटा मतलब 20 यूनिट का पावर कंजम्पशन, ठीक है। और एक यूनिट पावर कंजम्पशन मतलब 80 पैसे का खर्चा, ठीक है। तो 20 यूनिट पावर कंजम्पशन मतलब कितने रुपए का खर्चा, पहले ये बताओ। 16 रुपये. हाँ, तो 20 इंटू 0.80 मतलब जितना आएगा 16 रुपीज, तो ये 16 रुपीज का खर्चा कितने टाइम में हो रहा है? 1 घंटे में, बोलो पहले ये समझ में आ गया। एक घंटे हाँ. में, ठीक है, 1 घंटे में 20 यूनिट बिजली पावर कंजम्पशन होगा, एक यूनिट चलेगा तो 80 पैसे का खर्चा होगा, मतलब हम लोग ये बोल ही सकते हैं ना कि 20 जो है हम लोगों का 20 यूनिट अगर पावर कंजम्पशन होगा तो हमारा कितना बिल आएगा? 16 रुपए का, यानी 1 घंटे में 16 रुपए का बिल आएगा एक मशीन का। लेकिन मुझे कितने टाइम का बिल निकालना है? 4 वीक पीरियड का, तो 4 वीक में मशीन कितना टाइम चलता है इंटू 16 रुपीज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये तो 1 घंटे का बिल मुझे पता चला, लेकिन मुझे ये निकालना है कि 4 वीक में कितना बिल आएगा, तो 4 वीक में कितना टाइम मशीन चलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। 4 वीक में कितना टाइम मशीन चलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 4 वीक में कितना टाइम मशीन चलेगा वो हमें निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ये डेटा को यहाँ पर पुट कर पाएंगे। तो फिलहाल इतना लिख के रखते हैं यहाँ पर, 20 यूनिट्स
इंटू 80 पैसा, ठीक है, 80 पैसा पर यूनिट इंटू जितने आवर्स जो है मशीन चलेगा, वो अभी निकाला नहीं है कि मशीन 4 वीक में कितने आवर्स चलता है, वो निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या खर्चा है। पावर के बाद ये तो लिख लिया, चलो ठीक है। और ऊपर क्या खर्चा था, ऊपर सिर्फ हमें ऑपरेटर का खर्चा दिया हुआ था, ऑपरेटर का एक वेजेस था और ऑपरेटर का एक बोनस था। तो बोलो ऑपरेटर को दिया गया जो पेमेंट है वो हमें कैसे लिखना चाहिए, फिक्स्ड या वेरिएबल? ऑपरेटर को हमेशा क्या मानेंगे? देखो बोनस तो ऐसा एक चीज है जो बोल दिया सो बोल दिया, बोनस जितना टाइम काम होगा उसके हिसाब से बोनस मिल जाएगा, उसमें मशीन चलने नहीं चलने का कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब बोनस का क्या है, हाँ बोलो क्या होगा? फिक्स। हाँ फिक्स्ड होगा, ठीक है। ऑपरेटर को वेजेस लैंग्वेज पे जाना नहीं है हमें, वेजेस का मतलब ये नहीं है कि डे टू डे बेसिस पे दिया हुआ है, यहाँ पर देखो आवरली बेसिस पे दिया हुआ है, कितना जितना घंटा काम होगा उसके हिसाब से पेमेंट होगा, ठीक है। तो फिर ऑपरेटर का वेजेस हम लोग हमेशा फिक्स्ड मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेटर वेजेस। पहले ऑपरेटर का वेजेस निकालते हैं, वहां एक कभी भी पॉइंट निकालना बाकी है पीछे वेरिएबल का, ठीक है। तो ऑपरेटर वेजेस निकालेंगे, तो देखो ऑपरेटर का क्या बोला था, 20 पर आवर, 1 घंटा काम होने पे 20 रुपए पे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक मशीन का खर्चा निकाल रहे हैं, तो बोलो एक मशीन के पीछे कितने ऑपरेटर का खर्चा है, एक एक मशीन पे कितने ऑपरेटर 3 काम? 3, ठीक है। 3 ऑपरेटर है, तो ये देखो 20, तो 20 पर आवर एक ऑपरेटर का, ठीक है। तो 3 ऑपरेटर का कितना होगा, इंटू 3 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही इंटू 3 कर दिया, हमें क्या मिला, 1 घंटे में 3 ऑपरेटर को 60 रुपीज पे करना पड़ेगा। हम एक एक करके ही बता रहे, ठीक है। 1 घंटे में हमें जो है 3 ऑपरेटर को 60 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब 3 ऑपरेटर को क्यों करना पड़ेगा, एक मशीन पे 3 ऑपरेटर लगता है, ठीक है। अब ऑपरेटर को वेजेस कैसे दिया जाता है, पूरा का पूरा 48 आवर्स का ही दिया जाता है, सेटअप टाइम का पैसा भी नहीं काटा जाता है, ठीक है। तो 48 आवर्स एक हफ्ते में काम होता है, देख लो यहाँ पर लिखा हुआ था 48 आवर्स इन ए वीक, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 वीक वाला निकाल रहे हैं, तो ऑपरेटर को जो 4 वीक में ऑपरेटर कितना घंटा काम कर रहे हैं, मतलब 4 वीक काम होने पे ऑपरेटर, मतलब हम समझा पाए कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट लगा, हम बताते देखो। हाँ बोलो। मैम 48 hours into 4 weeks and वो हाँ 192 48 आवर्स इंटू 4 वीक, हाँ सही बात। 192। 48 आवर्स इंटू 4 वीक, क्योंकि 48 आवर्स जो है एक वीक में काम होता है, 4 वीक का डेटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 48 आवर्स इंटू 4 वीक, ठीक है। ये पूरा ऐड हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ रहा है टोटल, 11 11 कितना, मुझे आवाज नहीं आया क्लियरली, 20 इंटू 3, 7520 520। अच्छा अच्छा 11,520, अच्छा 11,520 कहाँ लिखना चाहिए, पर एनम में कि 4 वीक में? ये जो खर्चा निकाला ये 4 वीक का निकाला कि पर एनम का? week। वीक का, तो 11,520, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 1 घंटे में 20 रुपए देंगे एक ऑपरेटर को, 3 ऑपरेटर रखना पड़ता है एक मशीन के पीछे, एक मशीन का खर्चा निकालना है तो 60 रुपीज, लेकिन 1 घंटा थोड़ी ना काम होता है, हमें 4 वीक का निकालना है, तो 4 वीक में 48 आवर्स काम होता है, मतलब पर वीक में 48 आवर्स, तो 4 वीक में 4 इंटू 48 आवर्स, ये हो गया। अब ऑपरेटर को बोनस भी देना पड़ेगा, ठीक है, बस ये होने से ही हो जाएगा। तो बोनस कैसे दिया जाता है वो भी बता दिया है, बोनस दिया जाएगा 10% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। तो 10% ऑफ द प्रोडक्टिव टाइम, तो प्रोडक्टिव टाइम जितना भी आएगा उसका 10%, तो प्रोडक्टिव टाइम कितना है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो निकालेंगे तो हम लोग जो है वेरिएबल में वो पावर वाला पॉइंट भी लिख लेंगे, ठीक है। तो अब एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पर हम प्रोडक्टिव टाइम निकालेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, मैम इफेक्टिव, ये प्रोडक्टिव का मतलब जब मशीन चल रहा है ना। हाँ प्रोडक्टिव का मतलब जब मशीन चलने से प्रोडक्शन होगा, ठीक है, Yes, वो होता है प्रोडक्टिव टाइम।
इससे हम लोग इफेक्टिव मशीन आवर भी बोल सकते हैं। फॉर 4 वीक निकालना पड़ेगा, 4 वीक पीरियड का, सभी चीज 4 वीक पीरियड का और एक मशीन का निकालना है हम लोग को। तो टोटल मशीन आवर फॉर 4 वीक, 4 वीक में टोटल मशीन कितने घंटे चलता है? एक हफ्ते में 48 आवर्स, तो 48 आवर्स पर वीक है, तो 4 वीक में कितना चलेगा अभी निकाला हम लोग ने, मल्टीप्लाई करने से जितना आएगा। लेकिन मैम मुझे क्या मशीन चाहिए? आवर, मैम हाँ मशीन आवर तो 44 होगा ना, लाइक मशीन इफ लाइक मशीन इज ऑन रन 24 आवर्स के लिए ना। हाँ 40, हाँ वो वाला, हाँ 44 हो जाएगा, तो हम ये माइनस करके दिखा रहे हैं, वैसे भी 44 करके भी कर सकते हैं, 44 × 4 करने से भी माइनस करने के बाद हो जाएगा। 44 × 4 करने से भी। और आइडल टाइम लेस कर देंगे, आइडल टाइम फॉर 4 वीक, 4 वीक में कितना आइडल टाइम है? तो आइडल टाइम एक ही था, सेटअप करने का जो टाइम लगता था, तो सेटअप टाइम कितना है? 48 आवर्स में 4 आवर्स सेटअप टाइम है, तो 4 आवर्स जो है वो हमारा आइडल है, क्योंकि सेटअप होता है जब कोई काम नहीं होता है प्रोडक्शन का, तो 4 आवर्स पर वीक जो है हमारा आइडल है, तो 4 वीक में कितना आइडल होगा? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो गया 192 आवर्स माइनस ये कितना आएगा 16 आवर्स, तो डिफरेंस आ जाएगा 176 आवर्स। ऐसे भी कर सकते या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे प्रतिम बोल रहा है 48 माइनस 4 इंटू 4, तब भी हो जाएगा। 44 आवर्स प्रोडक्टिव टाइम है 4 हफ्ते का, 44 इंटू 4 करने से यही वाला आ जाएगा 176। तो ये हम लोग का प्रोडक्टिव टाइम है। अब पावर के यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 176 आवर्स, क्योंकि इतने घंटे ही मशीन चलता है, जब सेटअप होता है तो पावर कंज्यूम नहीं होता है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, कि कहीं बताया था, मुझे अभी दिख नहीं रहा है, बोला था क्वेश्चन में कि जब सेटअप का काम चलता है तब किसी तरीके का पावर कंजम्पशन नहीं होता है। अब ये बताओ कितना आएगा पावर का मल्टीप्लीकेशन करके? 16 रुपीज आया था, 16 × 176, ये कितना आएगा? 2860। 2816। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इधर वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। बोनस, तो बोनस है प्रोडक्टिव टाइम का 10%, तो प्रोडक्टिव टाइम कितना है 176 आवर्स 4 वीक में। ठीक है, अच्छा अब इतने घंटे में प्रोडक्टिव टाइम बोनस कैसे देंगे? अब बोनस का अमाउंट ना हमें बोला नहीं है कि पर घंटे का बोनस कितना है। देखो बोनस नॉर्मली हम लोग जब लेबर पढ़े तो बोनस हमें बोला जाता है ना कि इतना दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा। यहाँ पर भी बोला है 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम, लेकिन रेट कितना है नहीं बोला है, तो फिर हम लोग नॉर्मल वेजेस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि 176 आवर्स जो प्रोडक्टिव टाइम है उस पे 20 रुपए करके अगर हमें मिलता है 3 ऑपरेटर का, ठीक है, क्योंकि एक मशीन पे तो 3 ऑपरेटर काम करेगा ना, तो फिर बोनस भी उसी तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्टिव टाइम के अकॉर्डिंग जो बोनस का वैल्यू हो रहा है, इसका 10% बोनस होगा, मतलब प्रोडक्टिव आवर के अकॉर्डिंग जो हमारा वेजेस हो रहा है उसका 10% बोनस होगा, यही लिखा हुआ था, ये देखो। In addition, they are paid a bonus of 10% of the productive time. तो productive time कितना है 176, तो 176 का अगर 10% करोगे तो कितना आता है 17.6 आवर्स। अब इसके ऊपर पेमेंट दिया जाएगा, तो कितना पेमेंट करेंगे? कुछ हमें बोला ही नहीं है, कितना अलग से कुछ बोनस का पेमेंट हमें बोला ही नहीं है। तो इतना तो पता है कि ऑपरेटर को दिया जा रहा है, तो ऑपरेटर को 1 घंटे का 20 रुपए दिया जा रहा है, तो इतने का कितना दिया जाएगा इंटू 20। अब 3 ऑपरेटर है तो इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो आंसर आएगा मैंने अभी जैसे लिखवा है वो करोगे, उसमें भी सेम उतना ही आंसर आ जाएगा। तो बोलो कितना आ रहा है? 1056। 1056 ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का। अब ये मैंने इधर वाले कॉलम में लिखा है क्योंकि 4 वीक पीरियड का ही हमारे पास डेटा आया। लेकिन देखो ये ऊपर जो दो डेटा है ना, एक तो 15,360 और 5,200, ये एक एक मशीन का तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा ईयरली है, इसे हमें 4 वीक पीरियड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ये दोनों को हम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या फिर टोटल में भी कर सकते हैं। चलो इंडिविजुअली कर लेते हैं। 15,360 अगर मेरा
पूरे एक साल का है तो 4 वीक का कितना होगा, कैसे निकालेंगे? एक साल मतलब कितना वीक, अभी मैंने बोला 52 वीक मानते हैं, तो 52 वीक का खर्चा अगर इतना है तो 4 वीक का कितना होगा? सेम तरीके से इस पे भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये भी ईयरली निकला है, तो बोलो कितना होगा? ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। 15,360 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4, और 5,200 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4, कितना होगा? ये तो 400 हो रहा है, मुझे दिख रहा है, बस ये वाला निकल 1182, मतलब पॉइंट आ रहा है ना, 1181 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 1181.5 1181.5, और उसके बाद एक डेटा और ले लो, क्योंकि पैसे के घर में 2 डेटा, 4, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये फिक्स्ड हो गया, ये हम लोग का वेरिएबल। अच्छा, फिक्स्ड का टोटल कर लेते हैं, ये पूरा टोटल करने से आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वन वन एट वन 14,157.54 14,157.54, ठीक है। ये आ गया मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट। हाँ, ये ठीक हुआ है। अब इसके बाद ये वाला, इसका टोटल टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स 4 और 1 3356 3356। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट ही निकालने के लिए बोला था, तो टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर चाहो तो बी नाम दे सकते हैं, तो ए प्लस बी लिख देंगे तो हो जाएगा, और आगे वाला ए नाम दे देंगे। देखो कितना होता है। 17,513.5 54 आएगा, पीछे 4 लिया है मैंने। हाँ, 4 आ जाएगा। हाँ मैम। टोटल कॉस्ट आ गया, ये पूछा था। ठीक है, हम लोग को ना मेनली पूछा था कि टोटल कॉस्ट बताओ, कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर 4 वीक पीरियड, वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, और अगर बाई चांस हमें क्वेश्चन में बोलता कि मशीन आवर रेट निकालो, वो भी निकाल सकते थे, ये हम निकाल के दिखा देते हैं कि अगर पूछेगा तो वो भी तो हम लोग निकाल सकते हैं। मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट कितना होगा, मतलब मशीन चलने का 1 घंटे का खर्चा कितना, तो मशीन चलने का खर्चा 4 वीक का हम लोगों ने निकाला है 17,513.54, तो 1 घंटे का कितना होगा? तो ये जो खर्चा है ये कितने घंटे का है, उतने से डिवाइड करेंगे तो पर आवर का निकल जाएगा। ये जो खर्चा है ये 4 वीकली पीरियड का खर्चा है, 4 वीक में मशीन कितना घंटा चलता है, अभी तो निकालना। 176. हाँ, तो अब डिवाइड करने से जितना आएगा वही मशीन आवर रेट हो जाएगा। 99.50 99.51 आएगा शायद, देखो पॉइंट के बाद डेटा कैसे कैसे 99.51 मशीन आवर रेट निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये खर्चा है कितने घंटे के लिए? 176 आवर्स। क्यों? क्योंकि ये खर्चा 4 वीक पीरियड का निकला, 4 वीक पीरियड में मशीन कितना घंटा चलता है? 176। ठीक है, तो इफेक्टिव आवर से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मशीन का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है कि ए मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन मैन्ड बाय 6 ऑपरेटर। तो 8 एक मशीन शॉप है, ठीक है, इसके अंदर 8 मशीन लगा हुआ है, 8, ठीक है, और 6 ऑपरेटर इसे चलाते हैं। अब एक एक मशीन पे कितने ऑपरेटर है, यहाँ हमें अभी तक वो बात क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ टोटल 6 ऑपरेटर लगे हुए हैं इस 8 मशीन को संभालने के लिए। द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होल्ली एंगेज्ड ऑन इट। ठीक है, बोल रहा है कि मशीन कभी भी ऑपरेटर बिना काम कर ही नहीं सकता है, तो ऑपरेटर का खर्चा अगर यहाँ पर इंक्लूडेड होगा तो ये भी हमें कंप्रीहेंसिव वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। The original cost of all these machines work out to 8 lakh। बोल रहा है कि ये
सारे मशीन्स का मिला के खर्चा देखो, टू ऑल, एक मशीन का खर्चा नहीं बोला है, बोला है कि ये 8 मशीन का टोटल खर्चा है 8 लाख। अब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते इसका मतलब एक एक मशीन 1 लाख का है, हो भी सकता है, अब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी तो इस बात का कोई हमें गारंटी नहीं है ना। कहाँ बोला है कि ईच मशीन फॉर 1 लाख, बोला नहीं है, बोला है कि कॉस्ट ऑफ ऑल दीज मशीन, ये सारे मशीन को खरीदने में 8 लाख का खर्चा हुआ, और ये सारे मशीन को ऑपरेट करने में टोटल 6 ऑपरेटर लगे हुए हैं, ठीक है। ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। द पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर ए 6 मंथ्स पीरियड, तो अब 6 महीने का हमें एक डिटेल्स दिया हुआ है खर्चे का, ठीक है, खर्चा या फिर कुछ और भी हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर्स है। बोल रहा है कि नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ, एक महीने में 208 घंटा नॉर्मली अवेलेबल होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एब्सेंटिज्म विदाउट पे आवर्स 18, ठीक है। तो अगर एब्सेंट होता है 18 आवर्स तो उसमें कुछ पेमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। मतलब एक होता है ना एब्सेंट करने के मतलब लीव जो है, तुम लोग टैक्स में पढ़े होंगे, विथ पेमेंट विदाउट पेमेंट होता है, तो ये वाला जो एब्सेंटिज्म है ये विदाउट पे है, मतलब अगर एब्सेंट हुआ तो पेमेंट नहीं मिलेगा। कितना घंटा? 18 आवर्स, ठीक है, पूरे एक महीने में। अच्छा, ये एक महीने का दिया है, लेकिन ये पूरा डेटा जो है हमें ऊपर बोल रखा है कि 6 मंथ्स का है, लेकिन जब हम लोग पढ़ने गए तब देखे कि एक डेटा 6 मंथ्स का नहीं देके पर मंथ का दे रखा है, ठीक है। अब ये बोला है एब्सेंटिज्म विदाउट पे आवर्स 18, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स का डेटा में इंक्लूड हो रहा है कि 6 मंथ्स का डेटा में देखा गया है कि विदाउट पे जो है एब्सेंटिज्म वो 18 आवर्स था। लीव विथ पे, ठीक है, मतलब छुट्टी पे है फिर भी पेमेंट मिला, कितने घंटे के लिए? 20 आवर्स के लिए। नॉर्मल आइटम टाइम अनअवॉइडेबल आवर्स, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम है मतलब जो हम लोग चाह के भी रोक नहीं सकते हैं, वो है 10 आवर्स। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स ए डे, मतलब एक दिन में 8 घंटा जब काम होता है तो एक वर्कर को 800 रुपए मिलता है, तो एक वर्कर का जो है एक दिन का 8 घंटे का पेमेंट बताया है। प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड 15% ऑन वेजेस, तो जितना वेजेस होगा उसका 15% जो है बोनस मिलेगा। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम्ड ये बता दिया है हमें कितना, ये 6 मंथ्स का है, इसका मतलब सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा भी हमें बता दिया, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा हमें बता दिया है 6 मंथ्स का कितना है। अब आगे पढ़ते हैं और क्या बोल रहा था। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ बोला है रिपेयर्स एंड मेंट, अच्छा दिस पर्टिकुलर्स आर फॉर ए ईयर, अब यहाँ से यहाँ तक का जो खर्चा है वो एक साल का है, जैसे कि रिपेयर मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, इंश्योरेंस 40,000, कुछ नहीं बोला है, एक साल का है क्योंकि 1 ईयर बता ही दिया है। डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, अदर सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस 12,000, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एलोकेट 54,530। तो ये जितने भी खर्चे हैं पूरे एक साल के दिए हुए हैं। अब देखते हैं और कुछ बोला है क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, ये देखो कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर मशीन शॉप, मशीन शॉप का ही हमें मशीन आवर रेट निकालने बोला है। कंप्रीहेंसिव क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ ऑपरेटर इंक्लूडेड है, इसीलिए कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। अब पूरे मशीन शॉप का ही निकालने बोला है, मतलब कितने सारे मशीन का निकालने बोला है? 8 मशीन्स का निकालने बोला है, क्योंकि मशीन शॉप के अंदर 8 मशीन्स लगे हुए, तो पूरे मशीन शॉप का मशीन चलने में एक घंटे में कितना खर्चा आता है वो हमें बताना है, ये बोला है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ comprehensive machine hour rate of machine shop, particulars
हम लोग खर्चा कैसे लिखे, हमें कुछ खर्चा तो मंथ का दिया हुआ है, कुछ खर्चा जो है ईयरली दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक सेकंड देखते हैं कैसे लिखने से हमें ठीक रहेगा। 6 मंथ्स का ही बना लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेटा तो मुझे 6 मंथ्स का ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रुपीज, ये खर्चा हम लोग 6 मंथ्स का लिखेंगे। अच्छा, अब खर्चे में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड और स्टैंडिंग, और वेरिएबल। वेरिएबल और रनिंग। अच्छा, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ तो कुछ जो है हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि कितने घंटे चलता है, कितना घंटा जो है एब्सेंटिज्म में, मतलब लीव विथ पेमेंट, विदाउट पेमेंट, नॉर्मल आइडल टाइम, ये सब दे रखा है। तो हम लोग इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव आवर ऑफ मशीन, जो मैंने यहाँ पर बाद में कैलकुलेट किया था ना। तो इस क्वेश्चन में चलो पहले आगे वही कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि उसका तो हमें जरूरत पड़ता ही है ना, उसके बिना हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा ये था, ठीक है। वो तो मैंने लास्ट क्लास में देखो तुम लोग को लिखवाया भी था, बताया भी था कि टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर ऑफ मशीन करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव आवर ऑफ मशीन हम लोग निकाल लेते हैं, और ओवरहेड का खर्चा तो ऊपर जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर ऑफ मशीन। अब देखो, नॉर्मल मशीन एक महीने में 208 घंटा चलता है, तो पहले ये लिखेंगे नॉर्मल आवर्स, ठीक है। नॉर्मल मशीन कितना घंटा चलता है, हमें 6 महीने का डेटा निकालना है। एक महीने में 208 घंटा, तो 6 महीने में कितना घंटा चलेगा, 208 आवर्स इंटू 6 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 6 मंथ्स का सारा डेटा निकालना है। अब यहाँ पर ये देखो, हमें टोटल कितने ऑपरेटर चाहिए, 6 ऑपरेटर काम करता है। तो ये जो अवेलेबल आवर्स ये सब बोला जा रहा है, तो ये तो ऑपरेटर के लिए बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर के बिना मशीन चल नहीं सकता है, ठीक है। मतलब मशीन चल रहा है, मतलब ऑपरेटर उसमें एंगेज है। कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन बोल ही दिया था कि द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर, मतलब जो टाइम यूज होगा मशीन के लिए, तो वो ऑपरेटर के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मशीन चलेगा, ऑपरेटर के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑपरेटर का ही टाइम लग रहा है इसका मतलब, ठीक है। मशीन जितना चलेगा ऑपरेटर का भी उतना आवर्स होगा। तो नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ है 208 घंटा, एक महीने का। तो 6 महीने का कितना होगा, क्योंकि हमें सारा एक्सपेंसेस या फिर जो भी टाइम है वो 6 महीने का निकालना है। अब ये एक ऑपरेटर का है, क्योंकि हमें तो बोला नहीं है कि ये 6 ऑपरेटर का है, तो हमें तो 6 ऑपरेटर का डेटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 ऑपरेटर के बिना मशीन शॉप में जितने मशीन लगे हुए हैं वो चल नहीं सकते, और हमें पूरा मशीन शॉप का निकालना है, अभी अभी हम लोगों ने लिखा, ठीक है। तो इंटू कितना कर लेंगे, इंटू 6 ऑपरेटर करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा टाइम, 7488। 7,000, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल आवर्स, ठीक है। फिर बोला है एब्सेंटिज्म आवर, ठीक है। तो अगर देखो पेमेंट मिलेगा, वो तो जब हम लोग वेजेस कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे कि पेमेंट मिल रहा है कि पेमेंट नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर। लेकिन अगर एब्सेंट है ऑपरेटर, तो इसका मतलब मशीन नहीं चलेगा, मशीन नहीं चलेगा तो काम नहीं होगा। तो फिर ये नॉर्मल इतना घंटा काम करने का बात हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग कोई काम, कोई ऑर्गेनाइजेशन पे कोई काम करता है, तो ये बता दिया जाता है ना कि रोज के भाई 8 घंटे काम करने हैं, तो नॉर्मली हमारा नॉर्मल आवर क्या हो गया, 8 आवर्स पर डे, ठीक है। उसे नॉर्मल बोलेंगे। अब अगर कोई एब्सेंट करता है, मान लो कोई एक दिन नहीं आए, तो फिर 8 घंटे का, उसके हिस्से का 8 घंटे का काम नहीं हुआ ना। तो अगर हम, मुझे निकालना है इफेक्टिव आवर की कितने घंटे काम हुआ है, तो नॉर्मल आवर तो 208
घंटा एक महीने में काम करना होता है, ठीक है। तो 6 महीने में 208 इंटू 6 ऑपरेटर का कैलकुलेशन किया। अब अगर ऑपरेटर एब्सेंट रहेंगे तो फिर हमारा जो है उतना टाइम काम नहीं होगा। तो इफेक्टिव आवर्स का मतलब क्या, जितना प्रोडक्शन हुआ तो एब्सेंटिज्म वाला हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। एब्सेंटिज्म आवर्स का मतलब जब ऑपरेटर एब्सेंट रहेगा, तो ऑपरेटर अगर एब्सेंट रहा तो हमारा काम बंद होगा। तो इफेक्टिव आवर जब निकालेंगे तो वो पोर्शन हमें माइनस करना है। तो 18 आवर्स जो है वो हम लोगों का एब्सेंटिज्म है, ठीक है। अब 18 आवर्स इंटू 6 मंथ्स मत कर दो, क्यों, क्योंकि ये 6 महीने का ही डेटा है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 6 महीने का, क्योंकि अब पर मंथ लिखा हुआ था तो मैंने उसे 6 महीने में ट्रांसफर किया। अब जिसमें कुछ नहीं बोला हुआ है इम्प्लाइड कि वो 6 मंथ्स है, क्योंकि ऊपर लिख ही दिया है कि ये 6 मंथ्स का पर्टिकुलर्स है। तो 6 महीने में 18 आवर्स हमारा एब्सेंट की वजह से बेकार हो जाता है। और ये एक ऑपरेटर का है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला नहीं ना कि ये 6 ऑपरेटर का है कि एक ऑपरेटर का। तो ऑलवेज एज्यूम कि ये एक ऑपरेटर का है, उसका हम नोट लिखवा देंगे, नोट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक ऑपरेटर का है। तो 6 ऑपरेटर का कितना टाइम एब्सेंट हो जाएगा, 18 इंटू 6, तो 108 आवर्स जो है ये मतलब अनप्रोडक्टिव हुआ, ठीक है। तो अब माइनस करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना आवर्स हो रहा है, 7380, ठीक है। मतलब इतना टाइम जो है प्रोडक्टिव है और इतना टाइम हमारा पेड आवर्स भी होगा। पेड आवर्स क्यों, हम फिर से समझाते, क्योंकि ऑपरेटर जब ये एब्सेंटिज्म होता है ये विदाउट पे है। मतलब सीधा बात है कि इतने घंटे जो एब्सेंट होगा उसके लिए कंपनी कुछ पेमेंट नहीं करेगी। तो ऑपरेटर की तरफ से देखें तो उनका पेड आवर्स इतना होता है, क्योंकि नॉर्मली उन्हें 6 महीने में इतने घंटे काम करने होते हैं 6 ऑपरेटर को, जिसमें से वो लोग इतना घंटा एब्सेंट कर देता है जिसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इतने आवर्स के लिए उन्हें पेमेंट मिलेगा। तो इसमें हमारा पेड आवर्स भी निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद लीव विथ पे है कि अगर 20 घंटे लीव लेता है तो उसका पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन लीव लेने से तो प्रोडक्शन तो बंद ही रहेगा। तो मेरा प्रोडक्टिव आवर निकालने के लिए लीव को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो लीव आवर्स हम माइनस करेंगे, कितना है, 20 आवर्स है। जब कुछ नहीं बोला है तो ये 6 महीने का है इंटू 6 ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा 120 आवर्स। लीव के बाद यहाँ पर ये विथ पे था। अब उसके बाद नॉर्मल आइडल टाइम, तो वो भी माइनस करेंगे। नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम है 10 आवर्स, ठीक है। ये कितने टाइम का है, 6 मंथ्स का है, क्योंकि जब मुझे 6 मंथ्स का पर्टिकुलर्स दिया है तो जहां कुछ नहीं बोला है तो इम्प्लाइड की 6 मंथ्स है। और 6 ऑपरेटर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 आवर्स, ठीक है। तो 7380 और ये अप्लाई करने से 7200 आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर। हम ये एक बार फिर से समझाएंगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर क्या निकाला, एक तो मुझे इफेक्टिव मशीन आवर निकालना था कि मशीन कितने समय चल के प्रोडक्शन देता है। देखो मशीन कितने समय चल के प्रोडक्शन देगा, तो मशीन नॉर्मली चलना चाहिए इतना घंटा, लेकिन उसमें से इतना टाइम एब्सेंट और इतना टाइम लीव के लिए बेकार हो जाता है और इतना नॉर्मल आइडल टाइम होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग करते हैं कि टोटल मशीन आवर जितना है, वर्क आवर जितना है, उसमें से जो भी हम लोग आइडल टाइम होता है, ठीक है। अब आइडल टाइम है, लीव आवर्स है, एब्सेंटिज्म आवर्स है, ठीक है। अब जब ऑपरेटर ही नहीं आएगा तो काम तो बंद रहेगा। तो ये सब माइनस करते हुए आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे 6 मंथ्स में इफेक्टिव वर्किंग आवर कितना है। अब यहाँ पर स्पेशली मैंने क्यों माइनस किया, यहाँ पर स्पेशली इसी वजह से माइनस किया ताकि ये पता चले कि वर्कर लोगों को पेमेंट जो है वो कितने घंटे का मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एब्सेंट करेंगे इसमें पेमेंट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बोला था। और इस पे जो है पेमेंट मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बोला था। और नॉर्मल आइडल टाइम के लिए पैसा नहीं काट सकते हैं तो उस पे भी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा कि हमें हमारा पेड आवर्स कितना हो जाएगा, ये 7488 में से बस 108 आवर्स हम लोग पेड नहीं करेंगे, 108 आवर्स के लिए, बाकी सभी आवर्स के लिए करेंगे, बाकी कुछ भी हमें माइनस नहीं करना होता है, ठीक है।
तो बोलो समझ में आया कि ये 7,200 कैसे होगा, क्यों हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसमें एक हम लोग नोट लिखेंगे। किस बात का नोट है ये? हर जगह पे 6 ऑपरेटर मैंने माना है ना, तो उसके लिए तो यहाँ पर लिखेंगे एज मशीन can't be work without an operator fully engaged on them. Therefore, hours for which 6 operators are available for 6 months are the hours for which machine can be used. Hence, 7,200 hours represent effective working hours. देखो मैंने क्या लिखवाया कि क्योंकि मशीन जो है ऑपरेटर बिना चल नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था मशीन कांट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज्ड ऑन देम, therefore hours for which 6 operator are available for 6 months, 6 महीने के लिए 6 ऑपरेटर अवेलेबल जरूर थे, नहीं तो काम कैसे होगा, क्योंकि ऑपरेटर बिना मशीन चल नहीं सकता है। आर द आवर्स फॉर विच मशीन कैन बी यूज्ड, मतलब वही हम बोले थे ना पहले कि जितना घंटा मशीन चलता है उतना ही घंटा ऑपरेटर भी काम करेगा, तो उसको हमें अलग से निकालने का और जरूरत नहीं। यही हमारा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स फॉर मशीन भी है, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स फॉर ऑपरेटर भी यही वाला होगा, ठीक है। लेकिन ऑपरेटर का जब पेमेंट करने जाएंगे तब हमें इतने पे पेमेंट करना है, तब ये नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ऑपरेटर को जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो हम लोग ये 60 आवर्स और 120 आवर्स का पेमेंट काट नहीं सकते, ठीक है। तो फिर 7,200 पे ये दोनों जोड़ने से तो यही आएगा ना। तो ये बस हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग पेमेंट करेंगे तब हम लोग का ये आवर्स लेना पड़ेगा। तो ये चीज जो है मैंने यहाँ पर नोट लिख दिया, ठीक है, कि मशीन का जो टाइम है इफेक्टिव आवर्स वही हमारे वर्कर का भी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके पॉइंट लिख सकते, देखते हैं क्या क्या खर्चा हमें दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा ये तो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है वेजेस, ठीक है, ऑपरेटर का वेजेस दिख रहा है, तो चलो ऑपरेटर का वेजेस लिखते हैं। तो ऑपरेटर का वेजेस हम लोग का फिक्स्ड हो जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने क्या सेम, तो ऑपरेटर वेजेस, तो ऑपरेटर का वेजेस कितना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला है कि एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स से डे 800, ठीक है। तो इसका भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इतने से जगह पे हम लोग नहीं कर सकते। वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं, ऑपरेटर्स वेजेस। पढ़ के देखते हैं हमें क्या क्या बोल रखा है। बोला है कि ऑपरेटर वेजेस कैसे बोला है, बोला है कि पर वर्कर, एक वर्कर का एक दिन का 8 घंटा काम करने से 800 रुपए, ठीक है। तो हमें तो पता है कि ऑपरेटर कितने घंटे काम कर रहा है, जितने घंटे के लिए उसे पेमेंट करना है, तो हमें पता है वर्कर का पेमेंट 7380 आवर्स के लिए निकालना है। तो मुझे क्या चाहिए कि 1 घंटे काम करने में वर्कर को कितना मिलता है, बोलो 1 घंटे काम करने से वर्कर को कितना मिलता है, ये लाइन देखने से ही पता चलेगा। एक मैम दिन में 100। 8 घंटे, 100 रुपए, ठीक है, सही है, 100 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ वेजेस पर आवर, 800 रुपए मिलता है एक दिन काम करने का, और एक दिन में 8 घंटा काम होता है।
तो 100 रुपीज पर आवर करके मिलेगा, ठीक है। अब टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस हमें कितने वर्कर का निकालना है, 6 ऑपरेटर का, ठीक है। तो 6 ऑपरेटर का कितना हो जाएगा, तो 100 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंग 6 ऑपरेटर ने जितना घंटा काम किया है, तो 6 ऑपरेटर ने वैसे तो 7,200 घंटा प्रोडक्टिव काम किया, लेकिन पेमेंट उन्हें 7380 का मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो था ये विथ पेमेंट था, ठीक है। तो इस घंटे ये इतने टाइम के लिए मिल जाएगा, 7200 के लिए भी मिलेगा, 120 आवर्स के लिए भी मिलेगा, और 60 आवर्स के लिए भी मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल आइडल टाइम के लिए पेमेंट नहीं काटा जाता है। तो 7260 और 120 ऐड करेंगे तो 7380 रहेगा, जिसको मैंने अलग से पेड आवर्स बोल के निकाल रखा है, या फिर चाहो तो तुम लोग ऐड कर करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो इतने घंटे के लिए कितना मिलेगा, 7380 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। 7380 था, यहाँ पर एक जीरो और था, मतलब 7380 आवर्स था, मैंने यहाँ पर, तो हो जाएगा 7,38,000, ठीक है। तो हम लोग वेजेस यहाँ पर लिखेंगे 7,38, 7 मंथ्स का, सॉरी 6 मंथ्स का, गलती से 7 मंथ्स बोल दिया ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 मंथ्स का ऑपरेटर वेजेस। अच्छा, ऑपरेटर वेजेस के बाद यहाँ पर आते हैं प्रोडक्शन बोनस, बोनस बोला है तो बोनस भी हम लोग का फिक्स्ड हो जाएगा, अब लिखेंगे प्रोडक्शन बोनस, प्रोडक्शन बोनस। तो बोनस कैसे मिलेगा, तो बोनस बोला है कि 15% ऑन वेजेस, तो वेजेस कितना आया 7,38,000, इसका 15% देख लो कितना होगा, 110,700। 110,700, 1,10,700, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या खर्चा है, वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम। तो पावर कंज्यूम हम लोग का वेरिएबल हो जाएगा, तो पावर कंज्यूम 80,500, 80,500। अब ये हम 6 मंथ्स में कैसे लिख दिए, क्योंकि ये डेटा यहाँ 6 मंथ्स ऊपर लिखा हुआ था ना कि 6 मंथ्स का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा 6 मंथ्स का खर्चा ही हो गया। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर ये बोल रखा है, तो ये हमारा फिक्स जाएगा, सुपरवाइजर का खर्चा ये हम लोग का फिक्स्ड हो जाएगा। सुपरवाइजर, सुपरविजन, अच्छा, एंड इनडायरेक्ट लेबर, 33,000। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइट है तो हम लोग फिक्स्ड में देंगे, 12,000। फिर ईयरली दिया हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये हम लोग वेरिएबल में देंगे, 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन्स, 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। तो मशीन का वैल्यू कितना है वो देखेंगे, लेकिन ये पूरे साल भर का है, हमें 6 मंथ्स का चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा। तो मशीन का वैल्यू कितना है, सब मशीन का वैल्यू मिला के है 8 लाख का, तो हमें सारे मशीन का ही तो निकालना है, सारे मशीन जो मशीन शॉप में लगे हुए हैं उसका 6 मंथ्स का खर्चा, तो यहाँ पर कर देंगे 8 लाख, ठीक है। तो ये करने पे हमारा 12 मंथ्स का खर्चा निकल के आएगा, लेकिन हमें 6 मंथ्स का चाहिए, तो कितना कर देंगे, 6 मंथ्स का निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो, या फिर इंटू 6/12 कर सकते हो, जो ठीक लगे। तो उसका मतलब ही 12,000। डिवाइडेड, हाँ 12,000, ये हो जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद है इंश्योरेंस 40,000, ये भी ईयर वाला है, ये फिक्स्ड है इंश्योरेंस, 40,000 इंटू 6/12, 20,000, आधा हो जाए,
डेप्रीशिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो डेप्रीशिएशन भी फिक्स्ड हो जाएगा। डेप्रीशिएशन 10% ऑन 8 लाख, तो ये भी पूरे साल भर का निकलेगा, हमें 6 मंथ्स का चाहिए। तो 8 लाख का 10% मतलब 80,000, 80,000 का आधा 40,000। डेप्रिशिएशन के बाद है अदर सन्ड्री वर्क्स एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हम लोग वेरिएबल या फिक्स्ड दोनों में से कहीं पर भी लिख सकते हैं। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिसलेनियस वाले को जो है फिक्स्ड में डाला था, तो ये देखो ये ऑप्शन है कि हम लोग इसे ना यहाँ भी लिख सकते हैं वेरिएबल में, क्योंकि हमें क्या पता सन्ड्रीज या मिसलेनियस कैसा नेचर का था। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो एक नोट दे सकते हैं कि एजम्पशन ले रहे हैं कि ये हम लोगों ने वेरिएबल लिखा है, ये मान के कि बिकॉज प्रॉपर डेटा हमारे पास गिवन नहीं है। तो ये है हम लोगों का 12,000, ये भी 1 साल का है क्योंकि पूरा खर्चा ही 1 साल का दिया हुआ है। तो 12,000 का आधा हो जाएगा 6,000, और अगर वहां भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस नॉर्मली फिक्स्ड होता है, ठीक है, क्योंकि जनरल मैनेजमेंट खर्चा बोला है ना, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एलोकेट कर दिया गया है 54,530 के लिए। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हम लोग फिक्स में देंगे। अगर वेरिएबल में भी देते हो, इसमें भी देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या पता जनरल एक्सपेंसेस क्या होता है, लेकिन नॉर्मली वही जो हमेशा ही लगेगा, ठीक है, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, तो जनरल खर्चा बोलते हैं ना, तो वो फिक्स नेचर का ही तो हुआ, अगर हमें हमेशा ये खर्चा करते जाना है जनरल एक्सपेंसेस। तो 54,530 था इंटू 6/12, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये इतना आ रहा है मेरे हिसाब से 27,265। अब टोटल फिक्स्ड खर्चा, टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। $7,38,000 प्लस 1,10,700 प्लस नहीं, कितना बोलो, 9,80,965। 9,18,965 ये वाला 80,000, 80। ट्वेंटी, अच्छा 50,000। अब ठीक है, अब ये वाला 18,000 और ये हो जाएगा 9,500, 98,500। मशीन आवर रेट, कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों खर्चे का टोटल तुम लोग यहाँ पर टोटल टोटल कॉस्ट निकाल लें। ठीक है, मेरा यहाँ जगह नहीं हो रहा तो हम सोचे टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 9,80,965 प्लस 98,500, 19 लाख। ये क्या हुआ, ये तो मैच नहीं है। मैम 10,79,000 10,79,465। अच्छा मेरा गलत है, 10,79,465 ये आ रहा है ना। मैम। तो मैंने क्या ये ठीक लिखा है कि ये गलत लिखा है, मेरा क्यों नहीं है, या फिर गलत किया होगा मैंने, लिखा हुआ ठीक है ना। अब गलत कैलकुलेशन तो उसको बाद में ठीक कर लेंगे। हाँ मैम, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइडेड बाय कितना आवर्स करना पड़ेगा, बोलो इसमें से कितना आवर्स करेंगे, इफेक्टिव आवर्स तो कौन सा होगा। 7,200। 7,200 आवर्स। अब डिवाइड करने से पता चल जाएगा कितना हो रहा है खर्चा पर आवर। कितना हो रहा है देखो, 149.92। अच्छा रुपीज इतना पर आवर प्लस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
6 बोल रहा है कि जॉब नंबर 198 was commenced on October 10, 2021 and completed on November 1, 2021। मतलब एक काम लिया गया था जिसका नंबर है 198, मतलब नंबर असाइन किया गया था उस जॉब में। जो जॉब लिया गया था 10 अक्टूबर को और वो काम कंप्लीट हुआ है 1 नवंबर को। मेटेरियल 6 लाख रुपीस का यूज हुआ, लेबर को चार्ज किया गया है उस जॉब के लिए 4000। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। मशीन नंबर 215 यूज फॉर 40 आवर्स। तो ये काम को कंप्लीट करने के लिए एक मशीन 215 वो मशीन यूज हुआ था जिसको 40 घंटे यूज किए गए थे। और मशीन आवर रेट जो है 35, मतलब 1 घंटा चलने पे 35 रुपए खर्चा होता है। तो इस मशीन को 40 घंटा चलाया गया तो फिर कितना खर्चा हुआ होगा मशीन का? 300। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 40 इंटू 35 करने, ठीक है। तो जितना होगा उतना, तो उतना खर्चा हो जाएगा। अब बोल रहे हैं मशीन 160 ये 30 आवर्स के लिए यूज हुआ था, इस मशीन का रेट है 40 रुपए। तो फिर 40 रुपए 1 घंटे के हिसाब से 30 घंटे का कितना खर्चा हुआ होगा? 1200, ठीक है। 6 वेल्डर वर्क ऑन जॉब फॉर 5 डेज। तो 6 वेल्डर को काम करवाया गया था इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए 5 दिन, 8 आवर्स ईच। एक एक जन को 8-8 घंटे करके एक दिन में काम करवाया गया था। द डायरेक्ट लेबर आवर पर वेल्डर इज 20। तो और इनको कैसे पेमेंट कर दिया गया था कि 1 घंटे काम करने से 20 रुपए। तो इनको कितना घंटा टोटल काम करवाए हैं वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अभी तक क्या खर्चा मिला? मशीन नंबर 215 का खर्चा निकालेंगे, मशीन नंबर 160 का खर्चा निकालेंगे, और जो 6 वेल्डर को रखा गया उनका खर्चा निकालेंगे। मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा हमें दे दिया गया था। General expenses related to production not included for calculating either the machine hour or direct labor hour rate total 20,000, ठीक है। तो हमें ये क्या बोला है कि बोल रहा है कि 20,000 रुपीज का खर्चा जो है वो जनरल एक्सपेंसेस है। ये तो ना तो बोल रहा है मशीन आवर के लिए यूज हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, ना तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए यूज हुआ है, जो कि है 20,000 का खर्चा। टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड बीइंग 2 लाख। और उस साल पूरे लेबर का खर्चा आया था 2 लाख। कंप्यूट द वर्क्स कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 198। अब ये देखो, ये नीचे का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऊपर जो भी दिया हुआ था ना, इस जॉब के खर्चे को दिया गया था। इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए मटेरियल का खर्चा, इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए लेबर का खर्चा, इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए ये 2 मशीन का खर्चा, और ये जॉब को कंप्लीट करने के लिए वेल्डर का खर्चा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया जनरल खर्चा, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में तो बस ये एक जॉब तो नहीं लिया गया होगा ना, बहुत सारे काम लिए गए होंगे। अब क्या क्या होता है देखो, कुछ तो होता है कि हमें पता है कि इस काम के लिए ये इतना इतना खर्चा हुआ है, लेकिन मान लो फैक्ट्री का रेंट है जहां पर बहुत सारे जॉब जॉब वर्क हो रहा है, तो उस फैक्ट्री के रेंट को भी तो हमें जॉब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं जनरल एक्सपेंसेस, मतलब पर्टिकुलर इस जॉब का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल एक्सपेंसेस है, जिसमें एक तो बोल रखा है डायरेक्ट लेबर वेजेस, मतलब पूरे साल भर में उस ऑर्गेनाइजेशन का लेबर का खर्चा आया 2 लाख, ठीक है। और पूरे साल भर में उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है यहाँ पर प्रोडक्शन का नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग जनरल एक्सपेंसेस आया 20,000, ये हमें बोला है, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? जॉब नंबर 198 का वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइम कॉस्ट के साथ जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होता है तो वर्क्स कॉस्ट निकल के आता है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट क्या है? यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें हमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है। फैक्ट्री ओवरहेड में मशीन का खर्चा दिख रहा है 2, और एक वेल्डर का खर्चा दिख रहा है, और एक जनरल एक्सपेंसेस का खर्चा हमें एपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे वही हम सिखाएंगे अभी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें बोला है वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 198। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं और अमाउंट। मटेरियल 6,000, लेबर 4,000 दिया हुआ था, देखो 2 बार पढ़ा ना तो मुझे याद हो गया तो मैंने लिख दिया। तो 10,000 हो गया प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है? मशीन नंबर 215 का खर्चा, तो हम थोड़ा सा साइड हटा के करेंगे। मशीन नंबर 215 का खर्चा, तो मशीन नंबर 215 का खर्चा कितना हो जाएगा? 40 आवर्स एट द रेट ऑफ 35 करके। अच्छा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1400। हाँ 1400। फिर मशीन नंबर 160 था शायद, मशीन नंबर 160 का खर्चा, हाँ 30 आवर्स एट द रेट ऑफ 40 कर 12। इनको कितना पेमेंट करेंगे? देखो इनको बोला है कि 6 वेल्डर काम कर रहे हैं इस जॉब के लिए, 5 दिन काम करवाएंगे उनसे, ठीक है, 8 आवर्स ईच, ठीक है, तो एक दिन में 8 घंटा काम होगा, तो बोलो 5 दिन में कितना घंटा काम होगा? 40 hours. 40 आवर्स। लेकिन ये 40 आवर्स एक वेल्डर कर रहा है कि 6 वेल्डर कर रहा है? ये जो 40 आवर्स अभी हम लोग निकाल रहे हैं, ये एक जन का निकला कि 6 जन का? एक जन का। एक जन का, तो अब हमें 6 जन का भी निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर 5 डेज में 8 आवर्स यानी 40 आवर्स, देन 40 आवर्स फॉर 1 वेल्डर, तो 6 वेल्डर के लिए कितना हो जाएगा? 240। 240. 240। अब 240 आवर्स, अब एक घंटे का अगर 20 रुपए है तो 240 आवर्स का कितना होगा? तो 240 इंटू 20, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ऐसे 6 वेल्डर इंटू 5 डेज इंटू 8 आवर्स पर डे इंटू ₹20 आवर्स, ₹20 पर आवर, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि एक दिन में 8 घंटा, तो 5 दिन में 40 घंटा, ठीक है। और ये एक जन का, ठीक है, तो ये 6 पर्सन्स का 240 और ₹20 पर आवर्स का करके 4800। अच्छा, अब ये जनरल एक्सपेंसेस का खर्चा लगा है। अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस का खर्चा कितना हो जाएगा? कैसे निकालना पड़ेगा? बोला है कि जनरल एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब वहां जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, सिर्फ ये जॉब नहीं, उसमें एक जनरल एक्सपेंसेस हुआ है जो इंक्लूड नहीं किया गया है फॉर कैलकुलेटिंग आइदर द मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर। मतलब जो ये जनरल एक्सपेंसेस उसका खर्चा ना तो यहाँ एडेड है, मतलब ये एट द रेट ऑफ 35 40 या फिर एट द रेट ऑफ 20, ये सब में वो खर्चे इंक्लूडेड नहीं है। मतलब सीधा खर्चा, सीधा बात ये है कि ये खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब कैसे करें? हमें पता है पूरे साल भर का जनरल एक्सपेंसेस इतना है और पूरे साल भर का लेबर का खर्चा इतना है, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग लिंक करते हुए करेंगे। तो हम लोग कैसे लिंक करेंगे कि लेबर को हम लोगों ने 2 लाख रुपए जो है पेमेंट किया है, ठीक है, और 20,000 रुपए का हमारा जनरल एक्सपेंसेस हुआ है, तो हम लोग इस एक्सपेंसेस को डायरेक्ट वेजेस के ऊपर जो है अपोर्शन करेंगे। मतलब लास्ट क्लास में अगर तुम लोग को याद है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो सीखा था कि बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, उसमें देखो हम लोगों ने सीखा था आउटपुट बेसिस, ये सब सीखा था ना, कि हम लोग प्रोडक्ट में अपने ओवरहेड को एब्जॉर्ब कैसे करवाए। बेसिकली हमें यहाँ पर ओवरहेड रेट नहीं दिया, मशीन का दिया हुआ था, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और जनरल एक्सपेंसेस भी तो हमारा ओवरहेड है, अब उसको हम लोग कैसे जो है उसका रेट निकाले। तो हमारे पास कोई आउटपुट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन में ना यहाँ पर खुद दे रखा है कि लेबर का पेमेंट। तो इसका मतलब हमें ये क्वेश्चन को कैसे करने के लिए बोला है
कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे करने के लिए बोला है कि जनरल एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड को हम लोग कैसे अपोर्शन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खुद हमें दे रखा है डायरेक्ट लेबर का डेटा, तो हमें उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चला कि यहाँ पर ये यूज करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ ओवरहेड का खर्चा लगा रहे, तो ओवरहेड का खर्चा कैसे लगाते हैं, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आफ्टर दैट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारे खर्चे आ जाते हैं, फिर उन्हें हमें पर आवर बेसिस पे निकालना होता है। ठीक है, तो जनरल एक्सपेंसेस का मतलब वही टोटल खर्चा। अब हमें उसे क्या करना है, किसी ना किसी बेसिस पे हमें जो है एट द रेट ऑफ पर आवर बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो वही अभी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एकदम वर्किंग नोट नंबर 1 करके। अनएपोर्शन एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस अभी तक एपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, $20,000 which वर्क्स आउट एट, देखते हैं पहले कितना होता है। 20,000 का खर्चा एपोर्शन करना है, डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 यानी 10%। ठीक है, 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हो जाए। कैसे, देखो हमें बेसिस दिया था, बेसिस के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड या बजटेड वे में, या फिर यहाँ पर एक्चुअल दिया हुआ है तो वो भी ले सकते हैं। जनरल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो यहाँ पर लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेस, जो हमारा ओवरहेड ही है तभी उसे जनरल एक्सपेंसेस बोलेंगे। और बेसिस क्या है, डायरेक्ट वेजेस इंटू 100, तो फिर ये आ जाएगा 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो अनएपोर्शन एक्सपेंसेस 20,000 विच वर्क्स आउट एट 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो हमें ये 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे अपोर्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा जनरल एक्सपेंसेस हम लोग का 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस कितना है इस जॉब का, उसका 10% होगा, तो डायरेक्ट वेजेस है 4,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, 400 रुपीज। अब ये टोटल करने से आंसर आ जाएगा। अब यही चीज ना मैंने तुम लोग को लास्ट दिन जब मैंने एक एक करके एग्जाम्पल देके समझाया था ना, तो मैंने बोला था कि इसका मतलब ये होता है, इस तरीके से होता है। जैसे कि अगर तुम लोग देखोगे, ये देखो हम दिखाते हैं, ऐसे मैंने यहाँ 50% निकाला, फिर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर 50% हो जाएगा, ओवरहेड कितना होगा, जैसे यहाँ पर प्राइम कॉस्ट था तो प्राइम कॉस्ट का 50%, तो 100 प्लस 100 का 50%। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने किया था। इसके आगे वाले क्वेश्चन में उस तरीके से किया था, अगर तुम लोग एग्जाम्पल देखोगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बेसिस निकाल लिया। वो कैसे निकला, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे हम लोगों ने खर्चे को अपोर्शन किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 2 लाख जो है वो जनरल एक्सपेंसेस हम लोग का 20,000, तो 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ये बेस हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब उसके हिसाब से इस जॉब का डायरेक्ट वेजेस जितना है उसका 10% करेंगे तो पता चल जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पर आंसर आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट का। अब वर्क्स कॉस्ट को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ये भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आया बताया, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो देखते हैं कितना होगा। पहले ये सारे खर्चे को टोटल कर लेते हैं, 1400 प्लस 1200 प्लस 4800 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 7800। इसको हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं। अब यहाँ पर टोटल लगा लें, प्लस 10,000 मतलब 17,800, ये हो जाएगा हम लोग का वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो भी हम लोगों ने होमवर्क लिया था वो अभी जाके कंप्लीट हुआ। इसके बाद सब ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन है, जो कि अभी हम लोगों ने किया नहीं है। लेकिन अब हम लोग यहाँ से इलास्ट्रेशन 8 जो है 7 किया, 8 नहीं कर सकते बिकॉज 8 में हमें वही ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन दिया जो भी सीखा नहीं है। इलास्ट्रेशन
9 या 10 में से कोई 10 कर लेते हैं, जो टाइम उसमें 10 बन सकता है, बट 9 भी आसान है, बट उसमें काफी सारा चीज करना पड़ेगा, 3-4 क्वेश्चन पूछ रखा है, तो 10 वाला कर लेते हैं। ए कंपनी विच सेल्स 4 प्रोडक्ट, सेम ऑफ दीज आर अनप्रॉफिटेबल, सॉरी सम ऑफ दीज आर अनप्रॉफिटेबल, कुछ जो प्रोडक्ट है वो अनप्रॉफिटेबल भी है। कंपनी प्रोपोज टू डिसकंटिन्यू टू सेल वन ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो कंपनी एक्चुअली चाहती है ये फाइंड आउट करना कि कौन सा हमारा अनप्रोडक्टिव है, उसे हम लोग हटा देंगे, उसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग इनकम, कॉस्ट एंड एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन हमें क्या चीज का दिया हुआ है, इनकम का पूरे एक साल का, कॉस्ट दिया हुआ है, और एक्टिव बाकी किसी भी चीज का एक्टिविटी जो है, देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी है। तो 4 प्रोडक्ट है ABCD, चारों का सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, चारों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, मतलब जो गुड्स बिका उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। फिर एरिया ऑफ स्टोरेज दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ पार्सल सेंट, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट, यहाँ पर दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन आर। फिक्स्ड कॉस्ट में है रेंट, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, सेल्समैन सैलरी, एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव, वेजेस एंड सैलरी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अमाउंट दे दिया है, ये सभी खर्चे का बेसिस ऑफ एलोकेशन बता दिए, कौन से बेसिस पे इस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फिर नीचे वेरिएबल कॉस्ट है, जिसमें से बता दिया है पैकिंग एंड वेजेस हो जाएगा 2 पर पर्सन, कमीशन 4% ऑफ सेल लगाना है, स्टेशनरी जो है 1 पर इनवॉइस, सब बता दिया क्या करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना है, सो द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू सेल फॉर ईच प्रोडक्ट, और उसके बाद हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी बताना है, अगर लॉस है तो लॉस का बताना है, टू सेल्स, सेल के अकॉर्डिंग, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब GP/बाई सेल्स इंटू 100, ये बताना है हर एक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये आसान है। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें स्टेटमेंट बना के इनको देना है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ PL ऑन वेरियस प्रोडक्ट ड्यूरिंग 31 मार्च। पर्टिकुलर्स टोटल A, B, C और D, 4 प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग को सेल प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल से कॉस्ट को लेस करेंगे तो प्रॉफिट पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स लिख लेंगे, ठीक है, इसको हम A नाम दे देते हैं। तो ये सभी डेटा हम लोगों का रुपीज में होगा, तो हम यहाँ पर रुपीज रुपीज लगा देते हैं। तो देख देख के लिखेंगे सेल कितना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 30, 50, 25, 45, 30, 50, 25, 45। अच्छा, तो टोटल कितना होगा, आप लोग थोड़ा कैलकुलेटर अपना रेडी रखो, इसमें कैलकुलेटर का जरूरत है। 80, 80 और ये कितना हो गया, 60, 70 और 80, 15, मतलब 1,50,00,000 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स हो गया, अब हम लोग एक्सपेंसेस लिख लेंगे। एक्सपेंसेस क्या है, उसको हम बी नाम दे देते हैं, ये इसको हम कर देते हैं ब्लॉक, बाद में A-B कर लेंगे। तो एक्सपेंसेस में एक तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, COGS, बाकी खर्चे में अपोर्शन करना पड़ेगा। तो COGS हम लोगों का है 20,00,000, 45,00,000 और 21,00,000 और 22,50,000, ठीक है। तो 20,00,000, 45,00,000, इसका एडिशन करो, देखो कितना होता है, 20,00,000, 45,00,000, 21,00,000, 22,50,000, कितना हो जाएगा, 65 और 21 प्लस 22.1 करोड़ 8,50,000, ये हो गया COGS, ठीक है।
एक ये खर्चा हमें पता था। उसके बाद यहाँ सब बेसिस दे रखा है, एरिया ऑफ स्टोरेज ये सब दे रखा है। अब खर्चे में फिक्स्ड और वेरिएबल है, ठीक है। तो पहले हम वेरिएबल खर्चा लिख लेते हैं, फिर फिक्स्ड लिखेंगे, या पहले फिक्स्ड बाद में वेरिएबल, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो फिक्स्ड ही लिख लेते हैं जैसे दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में देखते हैं क्या क्या है। रेंट एंड इंश्योरेंस, इसे एरिया ऑफ स्टोरेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो रेंट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। इसका टोटल खर्चा है 3 लाख। ये हमें एरिया ऑफ स्टोरेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्टोरेज का जो हमारा रेशियो है वो हो जाएगा 5:4:8:3। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 5:4:8:3। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 8 8 16 16 प्लस 4 20 20 डिवाइड करने से कितना आएगा 1,50,000 शायद 1,50,000 इंटू 5 75,000 1,50,000 नहीं शायद 15,000 आ रहा है ना 15,000 15,000 इंटू 5 15,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60,000 15,000 इंटू 8 15,000 इंटू 3 45 होता है 15,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा 1,20,000 1,20,000। अच्छा, रेंट के बाद कौन सा खर्चा है डेप्रिसिएशन 1 लाख नंबर ऑफ पार्सल सेंट पे होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन टोटल 1 लाख दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्सल सेंट। तो नंबर ऑफ पार्सल्स कितने सारे हैं ये रहा, ठीक है। इसको ये अगर हम लोग रेशियो करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 75,000 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो ये तो 1 होगा, बाकी देखते हैं एक बार 1,75,000 डिवाइडेड बाई 75,000। नहीं ये तो पॉइंट में आ गया 25,000 से करके देखते हैं, तब हो जाएगा मेरे हिसाब से ये 4 आ जाएगा। हाँ 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25 ये हो जाएगा मुझे लग रहा है जितना। हाँ ये 6 आ जाएगा 25 इंटू 4 100 होता है, और 175 और 25 डिवाइड करने से पता चल। हाँ 7 हो जाएगा। तो 4:6:3:7 4:6:3:7। तो 3 और 7 हो गया 10 10 और 4 और 6 10 10 10 20 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 5,000 इंटू 4 20,000 5,000 इंटू 6 30,000 5,000 इंटू 3 15,000 5,000 इंटू 7 35,000 ये हो गया डेप्रिसिएशन। अच्छा फिर इसके बाद सेल्समैन सैलरी एंड एक्सपेंसेस। सिर्फ सैलरी लिख दिया, जगह नहीं होगा। ये हमें सेल्स वॉल्यूम पे करना है, 6 लाख रुपीस का है, सेल्स वॉल्यूम पे करना है। तो पहले 6 लाख लिखते हैं। सेल्स वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देखते हैं। सेल्स वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्सल नंबर ऑफ इनवॉइसेस, जितना इनवॉइसेस भेज रहे वही हमारा सेल्स वॉल्यूम होगा कि इतना हम लोगों ने सेल किया। तो इसको हम लोग कितने से डिवाइड कर सकते हैं, कितने से करने से हो जाएगा 60 है 80 1,40,000 और 60 और 1,20,000 देखते हैं। हम्म, सेकंड 20,000 20,000 से हाँ हो जाएगा 20,000 से। हम ये चेक करें सेल्स वॉल्यूम, ये तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस वाला यहाँ पर बोल रखा है। सेल्स वॉल्यूम मतलब तो हमें
इस पे लेना चाहिए ना, सेल्स वॉल्यूम तो ये हो गया मेरे हिसाब से। हाँ, सेल्स वॉल्यूम मतलब कितने क्वांटिटी का सेल किया, तो वॉल्यूम तो ये हो गया। ये तो इनवॉइसेस है कि कितने सारे बिल भेजा, मैंने गलत कर दिया ना, इनवॉइसेस। सेल्स वॉल्यूम मतलब जितना हम लोगों ने सेल किया, तो वो तो ऊपर लिखा हुआ है, तो सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 25 से कर लेते हैं, 1। ये कितना हो जाएगा, ये 25 से जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये 25 45 पे तो डिवाइड नहीं करता है। 5 से हो जाएगा। ये सब 5 5 जीरो हटा देते हैं। 6:10:5:9। हाँ, ये हो जाएगा 6:10:5:9। तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 10 30, 30 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 की 2,000, देखो तो 20,000 या 2,000 होगा। अब 20 × 6 20,000, तो ये 1,20,000 हो जाएगा। उसके बाद वाला 2 लाख हो जाएगा। उसके बाद 1 लाख। ठीक है, फिर 20 × 9 1,80,000। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अब और कौन सा खर्चा बचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरीज। एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस एंड सैलरी, ये हम लोग का नंबर ऑफ इनवॉइसेस पे था, तो वो हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग का 5 लाख है। अच्छा, लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट पे होगा, तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस, ये इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने से कर सकते हैं, 20,000 से कर देते हैं। 20,000 से करके देखो कितना कितना है, शायद आ जाए। 473. 473, और ये 6 भी आएगा। 4736, 4736, 473 और 6, तो 6 + 4 10, 7 + 3 10, 10 10 20, 20 से डिवाइड करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 करने से 25 होता है, तो आई थिंक 25,000 हो रहा है। 25 × 4 तो 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि 100 होता है। फिर 25 × 7, ये नहीं पता कितना होगा। 25 × 3 तो 75,000 हो जाएगा। और ये दोनों 25 × 6 1,50,000 हो रहा है। बस ये वाला नहीं निकाल पाए। 25 × 7 170, 1,75,000। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट लिख देंगे, सब ऐड करके लेस करने से हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट में है हम लोगों का पैकिंग एंड वेजेस मटेरियल, पैकिंग एंड, बस पैकेजेस एंड मटेरियल 2 पर पार्सल। ठीक है, तो एक एक पार्सल पे 2 रुपए, तो पार्सल है 1 लाख का, 1 लाख × 2, 1.5 लाख × 2, 75,000 × 2, 1,75,000 × 2, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा @2 पर पार्सल। ठीक है, तो कितना कितना हो जाएगा, 1 लाख × 2, 2 लाख, 1.5 लाख का डबल मतलब 3 लाख। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है 75 मतलब 1,50,000, और लास्ट वाला कितना होगा, 1,75,000 × 2, 3 लाख समथिंग होना चाहिए। 3,50,000. 3,50,000। अब ये सभी का टोटल कितना हो जाएगा, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख, 50 50 1 5 लाख, 5 और 3 8, 8 और 2 10 लाख। पैकिंग का हो गया। पैकिंग के बाद बच रहा है हम लोग का कमीशन और स्टेशनरी, 4% ऑफ सेल, कमीशन 4% ऑन सेल। ठीक है, तो सेल कितना है, 30 लाख का 4%, 1,20,000। अच्छा, उसके बाद 50 लाख का 4%, 2 लाख। अच्छा, फिर उसके बाद 25 लाख का 4%, 1 लाख। और ये वाला 45 लाख का 2%, कितना होगा, 180। तो 1,20,000, 1,80,000 मतलब 3 लाख, 3 3 2 5 1 6 लाख कमीशन का
टोटल। फिर स्टेशनरी 1 पर इनवॉइस, @1 पर इनवॉइस, एक एक इनवॉइस पे 1 रुपया, मतलब इनवॉइस जितना है उतना ही लिख देंगे, देख देख के तो ही हो जाएगा ना। तो 80, 1,40,000, 60, 80 क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो उतना ही आएगा, 1,40,000 और 60 और 1,20,000, टोटल कितना हो जाएगा? 60, 40, 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000 और ये हो गया 3,00,000, 3,00,000 और 80, 20 मतलब 4,00,000, ये हो जाएगा 4,00,000। अब सबका टोटल करके प्रॉफिट या लॉस जो है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस जितना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है मैंने बी लिखा है ना, तो एक काम करते हैं बी नीचे लिख लेंगे, तो ये टोटल एक्सपेंसेस हम लोग निकाल लेते कितना होगा। तो अब ना ऐड करना पड़ेगा हमें हर एक कॉलम को। तो कितना होगा देखो, ये वाला हम ये ए प्रोडक्ट का कर रहे हैं, बाकी लोग सबको एक एक प्रोडक्ट का कर लो तो हो जाएगा। $27,15,000। किसी ने भी कोई वाला किया है तो? 33,10,000 प्रोडक्ट डी का। कितना? 33,10,000। नहीं, 56,05,000 होना चाहिए बी का। देखते हैं। हाँ मैं मास्ट কত? 56,05,000। 5 हाँ, सी का तब देख लेते हैं, सी का देखते हैं। $21,00,000, $23,00,000, 20,000 बस 1,00,000। 27,20,000 हाँ, 27,20,000 सही है। और बेटा मैंने लास्ट प्रोडक्ट डी का बोला था। डी का, अच्छा डी का कितना? 33,10,000। ओ अच्छा, मुझे बी सुना मुझे, ठीक है 33,10,000 ही होना चाहिए। और टोटल ये वाला, ये सबको टोटल करने से भी शायद हो जाएगा। $10,00,000, $20,00,000, $20,00,000, $25,00,000, $25,00,000 30, 31,00,000, 31, 32, 35,00,000, 35,00,000 और ये 1,08,000, ये वाला 1 करोड़। 11, नहीं पता नहीं क्या गलत आ गया मुझे। 1,43,50,000। हाँ ठीक है, 1,43,50,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये प्रॉफिट और लॉस जो है माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो सेल से हम लोग माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट को। तो पहले प्रोडक्ट ए का 30,00,000 में से 27,15,000 लेस करेंगे तो प्रॉफिट ही आएगा। कितना आ रहा है? टू लैख 2,85,000। 5,000 प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, इसके बाद 50,00,000 और इधर है 56,00,000, मतलब लॉस आ रहा है कितना? 60,50,000, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वही वाला हम लोग का लॉस आ जाएगा। और इधर सेल है 25,00,000, जबकि खर्चा इतना है, तो फिर 1,20,000 का इसमें भी आ गया है लॉस, ठीक है। अच्छा, 1,00,000 हो रहा है कि 2,00,000 हो रहा है? 5, 2, 7 ही 2,20,000 होगा। 33,10,000 और ये इसमें प्रॉफिट है 45,00,000 माइनस 33,10,000। 11,90,000। 1,90,000।
11 लाख 90। हाँ 11 लाख। तो ये प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। अगर देखा जाए तो ये लेस करना पड़ेगा 1 करोड़ 43 और 1 करोड़ 50। तो प्रॉफिट आ रहा है ओवरऑल, लेकिन हमें प्रोडक्ट वाइज बोला है। ठीक है, ये भी निकाल लेते हैं। ये 1 करोड़ 50 लाख मैंने लिखा, 14350। नहीं, मुझे लगता है मैंने गलत डेटा लिख दिया। 14350 फिर 3 0 और 1 करोड़ 50 लाख मतलब 150 और इसके पीछे 7 0। 1 2 3 4 5 6 7। बाबा क्या सब आ गया, इतना ज्यादा कैसे आ गया? 65 लाख। 6,50,000 नहीं आ रहा, 65 लाख आ रहा है। नहीं 6 लाख 50,000। अच्छा 6,50,000 तब ठीक है। पता नहीं मेरा क्या क्या आ रहा है। अच्छा फिर हम लोग को प्रॉफिट लॉस निकालने बोला था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा, मतलब ये वाला पॉइंट, ये हम सी लगा देते हैं। ठीक है, सी डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। ठीक है, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। तो कैसे होगा? ये वाला वैल्यू जो आया 6,50,000 डिवाइडेड बाई सेल वैल्यू। ठीक है, 6,50,000 डिवाइडेड बाई सेल्स वैल्यू इंटू 100। अब सेल्स वैल्यू कितना था? 1 करोड़, मतलब डिवाइडेड बाई, ये देख देख के लिखते 150 फिर 1 2 1 2 3 0। ठीक है, इंटू 100 मतलब 4.33 हो जाएगा, 4.33%। अच्छा फिर 2,85,000 डिवाइडेड बाई सेल वैल्यू कितना था? 30 लाख इंटू 100। तुम लोग कोई दूसरा करो, ये वाला मेरा देख के लिख लो 9.5 और 605 ये मेरा लॉस है डिवाइडेड बाय 50 लाख। 12.1। अच्छा 12.1 ठीक है, लॉस में होगा तो ये ब्रैकेट में दिखा देंगे 12.1% ऑफ लॉस, और इसके बाद वाला भी लॉस में होगा। 2,20,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख कितना होगा? 0 पॉइंट मतलब 8.8 आ रहा है मेरे हिसाब से, इंटू 100 देख लेते हैं। और 1190 डिवाइडेड बाय 26.44। 26.4 ना। हाँ 26.4। 26.4। तो ये निकालने बोला था। ठीक है, ये सिंपल बताया था हमें, जो करने के लिए हम लोगों ने वो कर दिया। क्वेश्चन में वैसा कुछ खास नहीं है, बस हमें जो है टाइम ज्यादा लगा, बिकॉज ये कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा। इसके बाद ये जो इलास्ट्रेशन 9 है, ये तुम लोग चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, इलास्ट्रेशन 9। और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है जब तक हम जो है ओवर एट का अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं सिखा देते। तो सीखे हुए कंसेप्ट में बस एक ही क्वेश्चन बाकी। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। Thank you, ma'am.